हेलो फ्रेंड्स, RM स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग का कौन कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया है, आपके बुक में दे रखा है। दोस्तों, आपका जो बुक में जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, मैं वही कराने का प्रयास करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आपके बुक में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का वर्णन करें। कितने कारकों का वर्णन करने बोला है दोस्तों? 3 भौगोलिक कारकों का वर्णन करें। जनसंख्या के वितरण को, यानी कहाँ पे कितनी ज़्यादा जनसंख्या है और ये क्यों है, इसको प्रभावित करने वाले आपको 3 भौगोलिक कारक जो है वो समझाना है। भौगोलिक कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि प्राकृतिक कारक आपको 3 बताना है कि ऐसे प्राकृतिक कारक 3 कौन कौन से हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, 3 लिया है। एक लिया है जल की उपलब्धता, दूसरा लिया है आपका क्या है दोस्तों, दूसरा जलवायु, तीसरा है भू आकृति। तो मैंने 3 चीज़ लिया है दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन में समझाने के लिए कि प्राकृतिक चीज़ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने इसमें 3 ही लिया है क्योंकि 3 क्वेश्चन मांग रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो 3 कौन कौन से कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक इस प्रकार है। दोस्तों, ये लाइन आप जरूर एग्जाम में लिखिएगा। दोस्तों, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 3 कारक। दोस्तों, उसमें नंबर तो आपको मिलेगा लेकिन उतना परफेक्ट नंबर आपको नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपको 3.5 या 3 नंबर दे करके छोड़ देगा। लेकिन ये आप लिखते हैं तो थोड़ा लिखने का एक तरीका है वो विकसित होता है। जिसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक इस प्रकार है। क्या क्या है? पहला देखिए दोस्तों, आपका जल की उपलब्धता। क्या है? जल की उपलब्धता। ये क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए, लोग उन्हीं क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल सरलता एवं सुगमता से उपलब्ध हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, जहां जल के लिए लोगों को ज़्यादा दूर जाना ना पड़े, जल के लिए लोगों को भटकना ना पड़े, उन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या आपको अधिक देखने को मिलेगी। अब किसी भी नदी घाटी सभ्यता को ले लीजिए, इतिहास खोल के देख लीजिए, वर्तमान में भी आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ जल की उपलब्धता अधिक है, जनसंख्या आपको वहीं पे ज़्यादा मिलेगी। अगला है भू आकृति। क्या है दोस्तों? भू आकृति। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पर्वत, पठार, ये सब चीज़ें केवल देखने के लिए अच्छे होते हैं, घूमने के लिए अच्छे होते हैं, रहने के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो लोग कहाँ अधिक बसने को प्राथमिकता देते हैं? देखिए, लोग समतल मैदानों में और मंद ढालों में, दोस्तों हल्का सा स्लोप, मंद ढालों में बसना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे परिवहन का अच्छा से विकास हो पाता है, आपका खेती अच्छे से हो पाता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, मैदानी क्षेत्रों में बसना अधिक प्राथमिकता देते हैं। अगला है दोस्तों प्राकृतिक कारक में, आपका भौगोलिक कारक में जलवायु। क्या है? जलवायु। अति उष्ण यानी बहुत ज़्यादा गर्मी एवं ठंडे, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडे। इन मरुस्थलों में भी लोग जो है आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम बसते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि विषम जलवायु होने के कारण ये जो है असुविधाजनक होता है, जो रहने नहीं देता है लोगों को। आप टिक नहीं सकते हैं, आप रहिएगा तो आपका जीवन जो है बहुत ज़्यादा कष्टदायी होगा दोस्तों। जैसे आप मान लीजिए अंटार्कटिका में आपको भेज देंगे तो कितना ठंड होगा। आप सोचिए कि जो आदमी हर रोज़ नहाता था, वो भी 2 बार करके नहाता था, वैसे आदमी को जब वहाँ भेज देंगे ना, तो नहाने का छोड़िए, वो पानी पीने के लिए भी सोचेगा। भले जिंदा रहने के लिए पीना पड़ेगा लेकिन फिर भी वो पानी पीने के लिए सोचेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है अंटार्कटिका में कि आप वहाँ पे नहाने का नाम तो मत लीजिए। आप पीजिएगा पानी ना, तो भी एकदम 100 डिग्री उबलता हुआ पानी निकालिएगा, तब जा कर के पीते पीते आपके वहाँ पे पानी बचेगा। मान लीजिए आपका नॉर्मल में रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस समथिंग तक रहेगा। आगे देखिए, विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। किसको दोस्तों? विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का वर्णन करें। अब देखिए आंसर इसका क्या कह रहा है, विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक
इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक को बताना है। यहाँ पे देखिए भौतिक कारक था, यहाँ पे देखिए मानवीय कारक है, तो 3 मानवीय कारक बताना है। तो ये दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 3 मानवीय कारक कौन कौन से हैं जो जनसंख्या के वितरण को किसी भी क्षेत्र में प्रभावित करते हैं। दोस्तों जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक कुछ इस प्रकार है। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं कि ये कौन कौन से वो कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। दोस्तों उसमें से मानवीय कारक जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब देखिए आइए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या हम लोग का पढ़ना है, क्या कुछ दिया है। देखिए पहला है खनिज। क्या है दोस्तों? खनिज। खनिज ये एक मानवीय कारक है। दूसरा है नगरीकरण, ये भी एक मानवीय कारण है। दूसरा है आपका औद्योगिकरण, ये भी आपका मानवीय कारक है। समझ लीजिए खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण और भी है दोस्तों। तो मैंने केवल यहाँ पे 3 ही लिया है क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो 3 मांग रहा है। तो खनिज, खनिज कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए दोस्तों खनिज यूँ तो अगर देखा जाए तो खनिज का वैल्यू कब आया सामने? जब लोगों ने उसका उपयोग करने का तरीका विकसित किया। नहीं तो खनिज तो हज़ारों सालों से पहले भी था। जब आदि मानव थे उस समय भी खनिज था, अभी भी खनिज है। तो जब हम लोग इसका उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी खोज निकाले, इसका उपयोग करने का तरीका हम लोगों ने विकसित कर लिया, तो हम लोग उसको खनिज की कैटेगरी में रख दिए। जैसे कोयला है, तो कोयला तो आज से हज़ारों साल पहले था, लाखों साल पहले था, लेकिन उसके उपयोग करने के तरीका जो था वो हमारे पूर्वज या जो आगे के लोग थे वो नहीं जानते थे। लेकिन जब से हम लोगों ने जाना कि इसका उपयोग करने का तरीका क्या है, इसको हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो वो एक इम्पोर्टेंट संसाधन और खनिज के रूप में वो बदल गया। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं खनिज संसाधन। समझ में आ गया दोस्तों? तो खनिज जो प्राप्ति हुई है, खनिजों की जो प्राप्ति हुई है मानवीय कारक का ही देन है। बहुत कोई कहेगा सर खनिज तो प्राकृतिक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि खनिज का उपयोग करने का तरीका जो हमने विकसित किया है ना, ये मानवीय कारक में आ जाएगा और उसके आधार पर हमको इसको लिखना है। तो क्या है? पहला खनिज। अब खनिज कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा दोस्तों? करेगा कैसे करेगा? देखिए जहाँ पे खनिज होगा वहीं पे उद्योग धंधे विकसित होते हैं। जहाँ पे खनिज होगा वहीं पे उद्योग धंधे विकसित होंगे। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया, इलेक्ट्रिक स्टील प्लांट लगाया गया। आप देखिए कितने सारे प्लांट जो है आपका झारखंड में लगाया गया। टाटा जमशेदपुर लगाया गया, क्योंकि देश के दूसरे भाग में इसको नहीं लगाया जा सकता था। महाराष्ट्र तरफ इसको नहीं लगाया जा सकता था। यूपी तरफ क्यों नहीं लगाया गया इसको? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर इस तरह के खनिज संसाधन नहीं है, इसलिए उनको यहाँ पर लगाया गया। तो जैसे ही ये उद्योग धंधे का विकसित होगा, जैसे ये उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, खनिज जहाँ होगा वहाँ पे उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। तो जैसे ये उद्योग धंधे लगाए जाएंगे तो उद्योग धंधे क्या करेंगे? लाखों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, और यही रोजगार के अवसर जो होंगे लोगों को अपनी ओर खींच करके लाएगा, आकर्षित करेगा। दोस्तों यही है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले पहला कारक में खनिज। खनिज क्या करता है? लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। क्यों? क्योंकि जहाँ खनिज होते हैं वहीं पे उद्योग का विकास होता है और उद्योग लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। यही लिखे हैं दोस्तों, पहला पॉइंट में है, ये हम लोग समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट में क्या लिखा है? खनिज की उपलब्धता औद्योगिकरण को अपनी ओर आकर्षित करता है और वही औद्योगिकरण लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे बोकारो, धनबाद ले लीजिए। धनबाद में कोयला बहुत सारा है, बोकारो में भी कोयला बहुत सारा है दोस्तों। और यहीं पे देखिए आपका बोकारो में लगभग एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बोकारो स्टील सिटी को स्थापित किया गया है दोस्तों। अब ये दूसरे नंबर पे आ गया है, पहले नंबर पे चीन का कोई प्लांट है। अगला देखते हैं नगरीकरण। नगरीकरण कैसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करेगा दोस्तों? करेगा। देखिए अच्छी नागरिक सुविधाएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अच्छी नागरिक सुविधाएं कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? गांव घर में देख लीजिए, गांव में देखिए आपको शिक्षा की उत्तम व्यवस्था नहीं मिलेगी। अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए आपको नगर जाना पड़ेगा, तो ये आकर्षित करता है। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाएं, हॉस्पिटल वगैरह, डॉक्टर, ये सब चीज़ें आपको गांव में नहीं मिलेंगी। अभी कुछ हद तक मिल जाती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये भी क्या करता है? लोगों को नगर की ओर आकर्षित करता है। इसके बाद क्या है? परिवहन और परिवहन यानी चौड़ी चौड़ी सड़कें, तो ये सब चीज़ें भी क्या करती है? लोगों को अपनी ओर आकर्षित
करती है। इसीलिए लोग नगर में अधिक रहना पसंद करते हैं। नगर में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए लोग नगर में रहना अधिक पसंद करते हैं। आप देखिए दोस्तों, लोग नगर की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए क्या स्थिति आ गया है कि दिल्ली जैसा शहर में देखिए आप पॉपुलेशन बढ़ने के कारण और वायु प्रदूषण के कारण इतना स्थिति गंभीर हो गया है कि जाड़े के दिन में वहाँ की वायु सांस लेने लायक नहीं रहती है। तो फिर ये उस समय ये डिफिनेशन ये जो हम समझा रहे हैं कि नगरीकरण जनसंख्या के वितरण को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये उस समय फेल हो जाएगा दोस्तों। कोरोना के समय ये सिस्टम फेल हो जाएगा। कोरोना के समय सब फिर कहेंगे नहीं वाले वो तो गाँव वाले ही अच्छे थे, गाँव में खुले में कम से कम घूम सकते थे। ठीक, अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या कुछ है। आपका है औद्योगिकरण कैसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करेगा या अपनी ओर आकर्षित करेगा दोस्तों? करेगा। कैसे करेगा? देखिए, औद्योगिकरण लोगों के लिए रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध कराता है, इसलिए लोगों का आकर्षण औद्योगिक प्रदेश की ओर होता है। जैसे मुंबई एक बहुत बड़ा औद्योगिक प्रदेश है दोस्तों। ये आज से नहीं, ब्रिटिश काल से कानपुर, कलकत्ता, इन सब जगह पर देख लीजिए पॉपुलेशन करोड़ों की संख्या में है। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे हम लोग को क्या देखना है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देखना है हम लोग को प्रवास के कारक। क्या देखना है दोस्तों? प्रवास के कारक। प्रवास के कारक क्या क्या देखना है उसमें? प्रवास के कारक में देखना है अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। दोनों में हम लोग को अंतर लिखना है दोस्तों कि प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, प्रवास से आप क्या समझते हैं? प्रवास के अपकर्ष कारक एवं प्रतिकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट करें। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि प्रवास से आप क्या समझते हैं और प्रवास के अपकर्ष एवं प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं। दोस्तों इस मैटर पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि प्रवास क्या होता है और प्रवास के अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक क्या होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना कैसे, स्टार्टिंग कैसे करना है, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं हम लोग किस तरीके से लिखते हैं क्वेश्चन को आसान भाषा में। वो आप लोग के लिए भी समझने में मतलब आप लोग को समझने में वो आसानी होगा। देखिए, प्रवास का डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। प्रवास से आप क्या समझते हैं? देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान में जाता है और वहीं अस्थायी रूप से बस जाता है, प्रवास कहलाता है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे, अपने मूल निवास स्थान यानी अपने जन्म स्थान को छोड़ के वो जाता है और दूसरा कहीं जाता है जब वो, तो वहीं जाकर अस्थायी रूप से बस जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्रवास कहते हैं। आप देखिए, प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक में अंतर। प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक इस प्रकार है, या दोनों में अंतर देखिए किस प्रकार है। ठीक, आप लिखिएगा किसी एग्जाम में, देखिए एकदम सीधा सिंपल भाषा में। प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक निम्न है। पहला देखिए दोस्तों क्या लिखना है, प्रवास के अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक में देखिए, उद्योग के उत्तम अवसर उपलब्ध होते हैं, यानी अच्छी चीज़ में आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे उद्योग के उत्तम अवसर उपलब्ध होते हैं। दोस्तों अपकर्ष कारक में केवल आपको अच्छा ही लिखना है। क्या लिखना है? अच्छा ही। इसको कैसे याद रखिएगा? आप कहिएगा कि क्या अपकर्ष आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है। और माने क्या होता है दोस्तों? अच्छा, और से अच्छा। तो अच्छा वाला गुण आपको इधर लिखना है, बुरा वाला आपको इधर लिखना है। अब आपको समझ में आ जाएगा अपकर्ष मतलब क्या। अ से स्टार्ट हो रहा है यानी अ से अच्छा, यानी अच्छा वाला गुण हमको इस साइड लिखना है, बुरा वाला हमको इस साइड लिखना है। तो वही है अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। आइए देखते हैं हम इसको याद रखने का दोस्तों एक ट्रिक लगाए थे। अ से अच्छा होता है, अ से अपकर्ष भी होता है। तो अच्छा वाला हम इस साइड लिख देते थे और इसका जो अपोजिट हो रहा था वो उस साइड हम लिख देते थे। अब आइए देखते हैं आगे। उद्योग के उत्तम अवसर उपलब्ध होता है, यहाँ पे उद्योग के उत्तम अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। रोजगार के उत्तम अवसर उपलब्ध होते हैं दोस्तों, यहाँ पे रोजगार के उत्तम अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास उच्च होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है। उत्तम जलवायु जल की उपलब्धता होती है। उत्तम जलवायु यहाँ पे देखिए जल की उपलब्धता नहीं होती है। तो आप सीधा सिंपल एकदम एक तरफ देखिए अंतर वाला में आपको क्या करना है दोस्तों, एक तरफ आपको पॉजिटिव लिखना है, एक तरफ आपको नेगेटिव लिखना है। एक तरफ हाँ करना है तो एक तरफ ना करना है। इसी तरह से आप बनाते जाइए, आपके सारे क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएंगे जब भी आपको अंतर वाला पूछता है। और सबसे पहले दोस्तों कुछ इस तरह से लिखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत कोई क्या करते हैं, प्रतिकर्ष कारक लिख देते हैं और लगातार लिखते जाते हैं और 2 लाइन में
ख़त्म हो जाता है। उसको पता भी नहीं चलता है कि हम कितना लिखे हैं, क्या लिखे हैं। लेकिन जब इस तरह लिखिएगा तो आपका पॉइंट भी बढ़ेगा और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। आप देखिए दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है, इसीलिए थोड़ा सा आप ढंग का लिखिए। ठीक, इस तरह से रूल को फॉलो कीजिए, ऐसे अंतर करके लिखिए। आप बोलिएगा क्या सर बच्चा जैसा लिख रहे हैं, आप बच्चे ही हैं दोस्तों। क्लास 12 में है तो आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट जैसा बात मत कीजिए। आप क्लास 12 में हैं तो आप बच्चे ही हैं अभी तक, जब तक आप ग्रेजुएशन में नहीं आ जाते हैं। दोस्तों आगे अब हमें करना है इस चैप्टर का MCQ। दोस्तों और भी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग ज़्यादा नहीं करना है, हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वो हम कर दिए हैं। अब इस चैप्टर का MCQ हम लोग करते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं इस चैप्टर में MCQ हमें क्या कुछ पढ़ना है। तो अब हम लोग इस चैप्टर का MCQ क्वेश्चन करते हैं। और MCQ क्वेश्चन में दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर से केवल और केवल 8 ही क्वेश्चन लिया है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लेके दोस्तों भीड़ नहीं बनाना है, क्योंकि जब वो एग्ज़ाम में आएंगे नहीं तो ज़्यादा लिख के कोई लाभ है नहीं। तो मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल उन्हीं क्वेश्चन को चुना है, और मैंने यहाँ से 8 क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। दोस्तों आपके लिए इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है? 8 क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, और उन्हीं 8 क्वेश्चन को कर लीजिए दोस्तों। मैं गारंटी देता हूँ आपके इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, MCQ और लॉन्ग हो चाहे दोनों में। मैंने एकदम गिने चुने क्वेश्चन को दोस्तों किया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, क्या कह रहा है। देखिए क्या मांग रहा है आपसे आंसर। निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है दोस्तों? क्या अफ्रीका में है, एशिया में है, दक्षिण अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है? बताइए किस महाद्वीप में होगा सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर? किसमें है दोस्तों? चीन में है, सॉरी एशिया में है। किसमें है दोस्तों? एशिया में। क्योंकि देख लीजिए यहाँ एशिया में ही सभी अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश भी है और अधिक जनसंख्या वाले देश भी है। जैसे चीन ले लीजिए, भारत ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, सब के सब कहाँ हैं? एशिया में ही घुसे पड़े हैं। तो एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? दोस्तों जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। पहला ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है एशिया, तीसरा ऑप्शन है यूरोप, चौथा ऑप्शन है अफ्रीका। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कहीं कहीं 4 से 5 आदमी मिलते हैं, कहीं कहीं 1 से 2 आदमी भी नहीं मिलते हैं। मतलब इतनी कम पॉपुलेशन है। इसीलिए लोग दावा करता है दोस्तों कि एक बार यदि हम लोग वर्ल्ड कप जीतते हैं तो 5 साल हमारे ऑस्ट्रेलिया के लोग बैठ करके खाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि पॉपुलेशन कितनी कम है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल मतलब होता है दोस्तों कम। क्या होता है? कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आपको बताना है। एक है अटाकामा, दूसरा है भूमध्यरेखीय प्रदेश, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है ध्रुवीय प्रदेश। आप देखिए दोस्तों अटाकामा एक मरुस्थल है। क्या एक मरुस्थल है? भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र की बात कर रहा है। अफ्रीका महाद्वीप तो आप जानते ही है, उत्तरी ध्रुव भी और ध्रुवीय प्रदेश भी आप जानते हैं। जैसे कि हमारा ग्लोब है, जैसे ये हमारा ग्लोब है तो ग्लोब में 2 ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो ये कह रहा है ध्रुवीय प्रदेश। अब बताइए दोस्तों कि निम्न में से कौन सा स्थान, इन चारों में से कौन सा स्थान है जहाँ पे विरल जनसंख्या यानी जनसंख्या कम है? अटाकामा मरुस्थल में, भूमध्यरेखीय प्रदेश में, अफ्रीका में, ध्रुवीय प्रदेश में। दोस्तों सबसे कम जनसंख्या मिलेंगे आपको ध्रुवीय प्रदेश में। जनसंख्या मिलेंगे क्या? यहाँ जनसंख्या रहते ही नहीं है। केवल जो लोग जाते हैं रिसर्च के लिए जाते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? देखिए दोस्तों ये कहाँ से पूछ दिया क्वेश्चन? आपको प्रवास से पूछ दिया। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जल अभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधाएं और महामारी। दोस्तों देखिए प्रतिकर्ष कारक में हम लोग बुराई को देखे थे। आप बताइए जहाँ पे जल अभाव होगा तो जल अभाव मतलब क्या हुआ? ये बुरा हुआ। बेरोजगारी मतलब क्या हुआ? ये आपका प्रतिकर्ष कारक में आ जाएगा। महामारी मतलब क्या हुआ? ये भी आपका प्रतिकर्ष कारक में आ जाएगा। तो ये सब नेगेटिव है, एक भी पॉजिटिव नहीं है। और चिकित्सा सुविधाएं दोस्तों ये पॉजिटिव है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? कौन सा कारक है दोस्तों कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? जैसे अगर कोई जैसे जन्म है, मृत्यु है
अवकाश है, प्रवास है। दोस्तों देखिए, किसी क्षेत्र में अगर जन्म लेगा तो भी जनसंख्या परिवर्तन होगा, मृत्यु होगा तो भी जनसंख्या परिवर्तन होगा, प्रवास होगा फिर भी जनसंख्या परिवर्तन होगा। दोस्तों अवकाश से इसका कोई लेना देना नहीं है। अवकाश मतलब होता है छुट्टी। अगला देखिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आप देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताइए। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश वर्तमान में भारत है। और आपके बुक में दे रखा है चीन दोस्तों, क्योंकि आपके बुक में जो नोट है वो 2011 के सेंसस से है और वर्तमान समय में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। आप देखते हैं दोस्तों, और 2 क्वेश्चन है, और कौन कौन से दो क्वेश्चन हमें करने हैं MCQ के रूप में इस चैप्टर के अंतर्गत। दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आइए देखते हैं दोस्तों, आगे कौन कौन से 2 क्वेश्चन है जो हमें करना है। क्या है दोस्तों? आपका है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक है? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक पूछा है दोस्तों। प्राकृतिक कारक मतलब आपको बताना है इसमें भौतिक कारक। तो भौतिक कारक कौन कौन से हैं दोस्तों? क्या जलवायु भौतिक कारक है, मैदान है, जल की उपलब्धता है। दोस्तों ये सभी आते हैं आपका भौतिक कारक या भौगोलिक कारक में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक है दोस्तों? तो ये सारा कुछ आपका प्राकृतिक कारक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला मानवीय कारक है? मानवीय कारक पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है? मानवीय कारक है। उद्योग, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं। दोस्तों ये सभी सुविधाएं जहां उपलब्ध होती है, लोगों का वितरण आपको वहीं पे ज़्यादा मिलेगा। तो आंसर क्या होगा? ये सभी। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम लोग देखें तो क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 2 है MCQ, लॉन्ग क्वेश्चन और पूरा टॉपिक के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। अब आगे देखेंगे हम लोग इसमें क्या कुछ करना है अगला चैप्टर में दोस्तों। अगला चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है क्या? आइए एक नज़र देख लेते हैं अगला चैप्टर में हम लोग का क्या दिया है दोस्तों। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगला चैप्टर में पढ़ना है दोस्तों आप लोग को जनसंख्या संगठन। क्या पढ़ना है? जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ना है। अब वो भी एक छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, वो आपका लगभग 2 क्लास और क्वेश्चन आंसर के साथ 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब चाहे तो 3 क्लास नहीं लगे, लेकिन हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं। 22 से 23 मिनट तक ही स्टूडेंट देखना पसंद करते हैं। उससे ज़्यादा लंबा हो जाता है तो वीडियो देखने में भी अच्छा लगता है। और दोस्तों नेट MB भी तो होना चाहिए हमारे पास, तभी तो देखेंगे। बाकी और भी तो चीज़ें हैं वो भी करनी है, ठीक। इसलिए नेट MB को भी बचा करके रखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।